अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू केमिस्ट्री साइंसेज। आज की वीडियो में हम आयोनाइजेशन एनर्जी के एबनॉर्मल ट्रेंड की रीजन पर बात करेंगे। नॉर्मली नॉर्मल एलिमेंट्स को स्टडी करते हुए पीरियोडिक टेबल में देखा गया है कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करनी चाहिए बिकॉज ऑफ डिक्रीज ऑफ साइज। लेकिन यहां पे बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान से ज्यादा हो जाती है और नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाती है। देखिएगा, हम बात करते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। नॉर्मल ट्रेंड ये होना चाहिए कि लिथियम से नियोन तक आयोनाइजेशन एनर्जी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करनी चाहिए और उसका नतीजा ये होगा कि बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से ज्यादा आएगी, जबकि एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता। बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान से ज्यादा होती है। सिमिलरली, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल ट्रेंड, ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए, जबकि एक्चुअली नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। तो ये है एबनॉर्मल ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसकी रीजन को हम फाइंड करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो रीजन इन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है। सबसे पहले हम देखेंगे बेरिलियम को। बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2। और इसी तरह बोरान एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p1। अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो 2px1 2py0 और 2pz0। अब आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम अज कम एनर्जी की मिकदार, उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। यहां पे गौर करें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिंगुलर है और यहां पे अगर आप गौर करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है। बेशक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, बट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाने में एक एनर्जी इन्वॉल्व होती है जिसे हम पेयर एनर्जी कहते हैं। तो जब ये पेयर बन चुका है, अब इस पेयर को तोड़ने के लिए भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बेसिकली बेरिलियम के लिए जो एक्सेसिव अमाउंट चाहिए होती है वो इसलिए रिक्वायर होती है कि वो दो काम करती है। नंबर 1, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर को ब्रेक करती है, और दूसरा काम वही जिसको हम आयोनाइजेशन का नाम देते हैं, और वो ये है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि बोरान के लिए सिर्फ और सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसलिए बेरिलियम की अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर बोरान। अब इस ट्रेंड पर भी थोड़ी सी नजर करते हैं। दोबारा से हमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी। नाइट्रोजन जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। तो इसमें 2p में 3 इलेक्ट्रॉन थे, जो कि एक x में आएगा, दूसरा y में आएगा, तीसरा z में आएगा। जबकि ऑक्सीजन जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। p में यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 2 3 और 4, इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब यहां जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये p ऑर्बिटल है। एक फिनोमिना है जिसको कहा जाता है स्पिन कोरिलेशन, और ये फिनोमिना हमें बताता है कि जब तमाम ऑर्बिटल, डिजनेट ऑर्बिटल इक्विवेलेंट होते हैं तो वो स्टेबिलिटी लेके आते हैं। इस सूरत में आप नोट करें कि तीनों p ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये डिजनेट ऑर्बिटल हैं और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और स्पिन कोरिलेशन की वजह से एक जैसा वेटेज होने की वजह से ये स्टेबल होगा, जबकि यहां पे वो स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा, ये स्टेबिलिटी याद रखें, स्पिन कोरिलेशन की वजह से कहां कहां आती है। ये स्टेबिलिटी दो जगह पे आती है, एक हाफ फील्ड
के अंदर और दूसरी फुल फील्ड में इसके दरमियानी जो स्टेट्स होती हैं ना ऑर्बिटल्स की, वो उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती जितनी कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड होती है। तो नोट करें कि नाइट्रोजन अपने इस बिहेवियर की वजह से, इस हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल की वजह से वो स्टेबल है। क्योंकि वो स्टेबल है इसलिए इसको एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी वो ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगी। और यही वजह है कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है। आपको कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करें। अल्लाह हाफिज।